हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल ब्रेक द नॉर्म्स। दोस्तों, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन पर रिपोर्ट बनाती हैं, वो बहुत मेहनत करके ढेर सारे पैरामीटर्स पर सर्वे करती हैं और फिर अपना डाटा सामने लाती हैं। उनका पूरा प्रयास यही होता है कि ऑथेंटिक डाटा ही सामने आए। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल टैबू हमारी सोसाइटी में है और जिस तरीके का मेंटल और इमोशनल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को छुपाने या फिर मैनिपुलेट करने की एक आदत है हमारी, उसको देखकर एक बात तो तय हो जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी पूरी सही सही रिपोर्ट दे पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ से जुड़े जितने भी केसेस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, असल में उनकी संख्या कहीं और ज्यादा है? तो इसका जवाब ये होगा दोस्तों कि हाँ, असली पिक्चर कुछ और है। और इससे जानने के लिए मुझे या फिर आपको किसी रिसर्च पेपर या फिर सर्वे रिपोर्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके लिए हमें जरूरत है थोड़ी सी सेंसिटिविटी और ऑब्जर्वेशंस की। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने आसपास नजरें फेरकर और थोड़ी सी सेंसिटिविटी को बढ़ाकर काफी कुछ पता कर सकते हैं। तो चलिए हम खुद आज पता लगाते हैं कि क्या है असली तस्वीर। दोस्तों, वैसे तो बहुत तरीके के मानसिक रोग होते हैं, लेकिन आपको समझाने की आसानी के लिए मैं इसे दो बड़े हिस्सों में बांट देता हूं। तो पहला होगा न्यूरोसिस और दूसरा साइकोसिस। अब बहुत से रोगों में न्यूरोसिस और साइकोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बीमारियां नहीं है, बल्कि लक्षणों का एक समूह है जिसे अच्छे से समझने के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन केवल अभी आपको समझाने के लिए मैं फिलहाल इसकी क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं कि न्यूरोसिस जो होती है उसमें सामान्य तौर पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, सीडी और फोबिया जैसी सामान्य मानसिक रोग आते हैं, जिनके इलाज अपेक्षाकृत आसान होते हैं। रोगी और उसकी हालत, रोग की गंभीरता, इनको देखते हुए बिना दवाओं के भी टॉक थेरेपी और सीबीटी, ईआरपी जैसी अच्छी टेक्निक से इनका शर्तिया इलाज कर दिया जाता है। अब इलाज में आसानी का एक और कारण हो सकता है कि न्यूरोसिस के जो रोगी होते हैं ना, उनमें एक बात का एहसास हमेशा होता है कि कुछ तो है जो उनके साथ गलत हो रहा है या फिर उनको इलाज या फिर मदद की जरूरत है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे इनसाइट्स बोलते हैं। और दूसरी ओर साइकोसिस के रोगियों में देखा जाए तो यही इनसाइट्स उनमें प्रेजेंट्स नहीं होती हैं, यानी कि उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है कि उनको किसी तरीके के इलाज या फिर मदद की जरूरत है। दोस्तों, साइकोसिस में गंभीर मानसिक रोग जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक या फिर शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। अब एक तरफ तो रोग की गंभीरता और दूसरा रोगियों का इलाज के लिए तैयार न होना इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लेकिन दवाओं और टॉक थेरेपी की सहायता से इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं और रोगी एक सामान्य और सफल जीवन जी सकता है। अब ऐसे केसेस में परिवार के सदस्यों का रोल जो होता है ना, वो मरीज की रिकवरी के लिए बहुत अहम हो जाता है। दोस्तों, अब जितने भी मेंटल इलनेसेस की चर्चा हमने की है वो मुख्य धारा में आ चुके हैं। मतलब कि आपने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा या इसके सामान्य लक्षणों को जानते होंगे। और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी मेंटल इलनेसेस के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा। और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई मेडिकल सलाह या फिर इलाज नहीं है जिसको आप एक डॉक्टर से ही सुने, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से जागरूकता कार्यक्रम चला करके ये प्रयास कर रही है कि देश के हर नागरिकों को कम से कम सामान्य जो मानसिक बीमारियां उनके सामान्य लक्षणों को जान पाए और उनका पहचान करके उनका समाधान खोज पाने में सक्षम हो सके। मेंटल हेल्थ इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेसेस। यानी किसी को भी मानसिक बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भावनात्मक या फिर मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ से भी पहले जो चीज आती है वो है हमारी इमोशनल हेल्थ, और बिगड़ी हुई इमोशनल हेल्थ ही मेंटल इलनेसेस का कारण बनती है। तो फिर बिना देर किए जानते हैं कौन कौन से ऐसे इमोशंस या फिर सिग्नल्स हैं जिनके दिखने पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमारी जो इमोशनल वेल बीइंग है वो सही नहीं है, सिचुएशन अलार्मिंग है, इस बात का हमें एक ध्यान होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर हम केवल इमोशनल सिम्टम्स की बातें करेंगे, फिजिकल सिम्टम्स की नहीं, क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स के बारे में तो हम वैसे भी थोड़ा बहुत अवेयर हैं ही, और नहीं भी है तो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब उसकी लाइफ में काफी इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि किसी अपने की डेथ हो जाना, एग्जाम में फेल हो जाना, जॉब चले जाना, कोई बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो जाना, ब्रेकअप, डाइवोर्स, लंबे समय तक किसी खराब या फिर एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना, बहुत तरीके के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, घरेलू झगड़े या फिर घरेलू हिंसा का जब शिकार होते हैं लोग तो एक हैवी स्ट्रेस क्रिएट। दोस्तों, अब होता ऐसा है ना कि बहुत बार सिचुएशंस पीछे रह जाती हैं और हम मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन उससे क्रिएट हुआ स्ट्रेस और ट्रॉमा जो है वो हमारी माइंड और बॉडी में जाके ट्रैप हो जाता है और ये हमारी आदतों और पर्सनालिटी पे बहुत गहरा असर डालता है।
कभी कभी तो ये बदलाव बड़े सार्थक से होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये लोगों को निगेटिवली ही इम्पैक्ट करता है। दोस्तों अब इससे जुड़ा हुआ जो पहला लक्षण है वो है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब किसी भी जरूरी काम को भी बार बार टालने की एक आदत हो जाना, यानी किसी काम को हम तब तक नहीं करते जब तक उसकी डेडलाइन ना आ जाए। दूसरा है आसपास की चीजों या फिर लोगों से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं। तीसरा है आसानी से निर्णय नहीं ले पाते हैं, किसी भी निर्णय को लेने के लिए छोटे छोटे, क्या शॉपिंग करनी है, क्या कपड़े लेने हैं, कहाँ जाना है, और दिनचर्या जो होती है उसमें बहुत सारे निर्णय जो हमें लेने पड़ते हैं उसको लेने में हमें कठिनाई होने लगती है। दोस्तों चौथा है पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर जगह के नाम जिससे हम कोरिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, बार बार उन चीजों को रिकॉल करने में ही हमें दिक्कत होने लगती है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। पांचवा लक्षण है इमोशनल ईटिंग करना, यानी जब भी हम गुस्सा करते हैं या फिर सैड होते हैं तो खाने बैठ जाते हैं, या फिर खाने में ही हम खुशी ढूंढने लगते हैं, तो ये लक्षण भी बिल्कुल अच्छे नहीं। दोस्तों छठा लक्षण है फोमो का, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमको हमेशा लगता है कि जिंदगी की रेस में हम पीछे रह गए, या फिर आपके दोस्त या फिर जान पहचान वाले लोग आगे निकल जाएंगे या आप उनसे दूर हो जाओगे। कभी कभी ये सब तो सबके ध्यान में ही आता है, लेकिन हर समय इस तरीके का डर होना बिल्कुल भी सही नहीं है। और सातवें लक्षण की बात करें तो ये लक्षण है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस की। हर सिचुएशन में खुद को असहाय महसूस करते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों सब डार्क में ही लगता है। अब ऐसे में नुकसान भारी ये होता है कि इन सिचुएशंस में जो हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, और हमारा जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। अब थोड़ी सी अनफेवरेबल सिचुएशन जैसे ही आती हैं तो ऑटोनोमस सिस्टम बिगड़ने की वजह से जो है हमें एंजाइटी और पैनिक्स के अटैक्स भी आने लग जाते हैं। अब आठवें की बात की जाए तो ये एक सिम्टम होता है फीलिंग ऑफ नमनेस का। नमनेस का मतलब ये हो गया दोस्तों कि खुशी या फिर दुख दोनों को ही बहुत ज्यादा फील नहीं कर पाते हैं, और हर सिचुएशन में लगभग एक सा ही रिएक्शन देते हैं, सो सा रिएक्शन होता है। कह सकते हैं कि नो एक्साइटमेंट, नो हैप्पीनेस, नो सॉरो, निर्वाणा मिल गया उनको, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेकार की चीजें हैं ये, ऐसे बचना चाहिए इन चीजों से। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जैसे कि आप दिन भर थकारा महसूस करते हो, सो के थक जाते हो और फिर जाके सो जाते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, बाकायदा दिन में 4-5 बार गुस्से का दौरा सा आता है, बात बात में गाली देना, तंबाकू गुटखा दिन भर चबाना, शराब या ड्रग्स की लत लग जाना, और बात बात में रो देना भी इन्हीं लक्षणों में ही आता होगा, जिसको इमोशनल या फिर मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी सवाल ये है कि प्रॉब्लम तो मैंने गिना दी, अब सोल्यूशन किधर है। दोस्तों आगे मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस ही बनाऊंगा, और हम बहुत सारी चीजें जानेंगे जैसे कि ह्यूमन इमोशंस रेज कैसे होते हैं, इनके डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है, और कैसे इन प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और अगली वीडियो का इंतजार करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।